या अली मदद। नमस्कार तमाम मित्रों को, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम रहीम रज़ाक अली समनानी है, वापी वलसाड गुजरात का रहने वाला हूँ। जैसे कि मेरा पोस्टिंग गिर रहे हैं, उसके वजह से काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं लाइव आने के लिए, और पूरी क्या है इसके अंदर और क्या ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्या है वगैरह वो भी सब पूछ रहे हैं। तो ये पूरा माजरा आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, और लोगों को पता चले कि एक्चुअली में मैटर क्या है। मैटर ये है कि हमारी चित्रावड़, तालाला, गिर सोमनाथ, वेरावल गुजरात में हमारे बाप दादा की ज़मीन है। ये ज़मीन सर्वे नंबर 207, ये ज़मीन हड़पने के लिए गुजरात सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी प्रक्रिया की है। और इसके अंदर मेरे जीजाजी नज़र अली मामन रंगारा, मेरी बहन लैला नज़र रंगारा, उनके पार्टनर्स करीम कासम सोरठिया जो पूना में रहते हैं, रोजीना कासम सोरठिया, सोहेल हासम समनानी जो मीरा रोड के हैं, ये सारे शामिल हैं। और पूरा ये ज़मीन हड़पने के लिए कितनी बड़ी साजिश की है और किस तरीके से इसके अंदर पूरा सिस्टम को बिगाड़ा हुआ है, वो आज मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं आगे भी मैंने पोस्टिंग की है, पर आज मैं वापस वहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एक्चुअल क्या है बहुत सारे जन नए हैं जिन्हें के पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है, क्या मैटर है। तो ये सर्वे नंबर 207 ज़मीन है, तालाला, चित्रावड़ तालाला गिर सोमनाथ में। ये ज़मीन हड़पने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट दोनों ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है, और तीन पाकिस्तानी नागरिकों, मेरे 3 बुआ है, लाडूबेन मांडन समनानी, रसीदा मांडन समनानी, सकीना मांडन समनानी, ये तीनों शादी करके बहुत साल पहले पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तानी नागरिक हो चुके हैं उधर के बावजूद इनका नाम निकालने के लिए ज़मीन में से 3 गलत एफिडेविट बनाई गई, गलत सही सिक्के किए गए, बहुत सारी बड़े तौर पे गड़बड़ की है इसके अंदर, और पूरे सिस्टम को कैसे तोड़ा मरोड़ा है अंदर। इसके अंदर पूरी कोशिश की है, हमें फंसाने की भी पहले कोशिश की है। पेपर्स में हमारे गलत साइन किए, हमारे मोबाइल नंबर डाले गए, और जब मैंने पूरे पेपर निकाले तभी मेरा नाम डाला गया। तो इस तरीके से बहुत बड़ी तौर पे गड़बड़ की है इसके अंदर। और कैसे गवर्नमेंट, अपनी इंडियन गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट इन लोग को मदद कर रही है, जो ये गलत काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके ही कर रही है। मतलब ये तो अभी कुछ जग जाहिर हो गया है, क्योंकि जब हमको पता चला हमारे पापा के पास 2 अलग नंबर के पैन कार्ड है, हमने उनको पूछा कि ये पैन कार्ड क्यों है और किस लिए है, 2 अलग अलग नंबर पे पैन कार्ड। और उसी साल में मेरी मम्मी का भी अलग नंबर, उनका भी एक पैन कार्ड निकला। तो 2013 में 2 पैन कार्ड बने हैं। तो हमने पूछा उनको 2018 में, जब ये हमारे हाथ में ये 2 पैन कार्ड आए पापा के 2 अलग अलग नंबर के, हमने पूछा कि ये 2 पैन कार्ड की आपको क्या ज़रूरत है और किस लिए ये पैन कार्ड आप रख रहे हो। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो हमें डाउट गया कि शायद कुछ ना कुछ ज़मीन में ये लोग ने गड़बड़ की है। और फिर हमने तालाला मामलतदार में से, चित्रावड़ तालाला जो तालाला है हमारे गांव का मामलतदार वहाँ पे लगता है, तो तालाला मामलतदार में से हमने रूबरू जाके वहाँ पे अर्जिया की कि हमें इसके नकल दी जाए, जो मेरी 3 फई बुआ है उनकी नकल दी जाए, ताकि हम देखिए क्या है क्या नहीं और ज़मीन के अंदर क्या किया हुआ है। तो ज़मीन में बहुत बड़े तौर पे गड़बड़ की है। ये तीनों मेरी बुआ है, वो पाकिस्तान की है, बरसों पहले शादी करके पाकिस्तान चली गई थी, वहाँ की ही सिटीज़न है वो। बावजूद उनका नाम निकालने के लिए उनको भारत का नागरिक बताया गया, और चित्तौड़ गांव में रहते हैं ऐसा है। और कोई भी 3 एफिडेविट, आज आपको नॉर्मल अगर कुछ लेने जाना है कॉपी सरकारी इसके लिए, तो आपका आधार कार्ड मांगते, सब मांगते हैं। ये 3 एफिडेविट किस तरीके से पास हो गई है, कोई जवाब नहीं है। और तीनों को पास कर दिया गया। एक में तो जो शादी हो चुकी है, 2-3 उसके बच्चे हैं, उनको कुंवारा बता के उनका नाम निकाल दिया गया। एक जो यहाँ पे आए नहीं था, लाडूबेन करके आए नहीं थे, उनको यहाँ पे हाजिरी बताई गई उनकी। और एक बुआ आए थे मेरे पर, वो भी एफिडेविट के अंदर पूरी
जो भी है पूरा मिक्स भी है, कुछ गलती लिखा हुआ है सब जगह पे और सब कुछ गलत ही है इसके अंदर। फिर जैसे ही हमको ये पूरा मैटर पता चला, हमने नकल के लिए अर्जियाँ की, हमें नहीं दी गई। एक बार रूबरू जाके अर्जी नहीं दी गई, वापस आरटीआई की 20 दिन के करीब, फिर नहीं दी गई। 6 महीने के बाद हमने फिर आरटीआई की, जब कलेक्टर और सबको मैंने अर्जियाँ की, फिर मुझे वहाँ से कॉपीज़ मिली। कॉपीज़ के अंदर बहुत बड़े घर पे गड़बड़ थी और वहाँ का चित्रावड़ का जो रहने वाला है मुन्ना सरपंच उर्फे सिराज कांजी समनानी, जिन्होंने मुझे धमकी दी कि ये केस के अंदर इन लोगों का नाम लेगा तो तुझे तकलीफ़ होगी वगैरह। तो उसकी कंप्लेंट हमने वापी टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर की थी, पर उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं। सामने जो ये भी मेरे बहन के जीजाजी और उनके घर वाले हैं, जो भी है इन्होंने है मेरी मम्मी के पास मेरे ऊपर गलत झूठी फरियाद दिलाई और सामने फरियाद को उड़ा दी गई। फिर हमें वहाँ पे डीवाईएसपी को दोनों को भेजा था कि ये फलाना मुन्ना सरपंच नाम का व्यक्ति है सिराज कांजी समनानी, जो हमको धमकियाँ देता है, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करें ताकि हम वहाँ पे आ सके और रूबरू तालाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर हम इसका फरियाद लेकर सके कि ज़मीन में क्या गड़बड़ हुई है। पर वहाँ पे भी कोई जात की कोई ये इसके ऊपर कोई जात की कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि ये उधर वही काम करता है। पुलिस के साथ इसकी अच्छी खासी पहचान है, जिसका वो गलत उपयोग करता है और पूरे सिस्टम को बिगाड़ता है। तो फिर हम रूबरू डीजीपी साहब के पास गए, हमने वहाँ भी अर्जी की 23/1/2019 में, पर वहाँ पे भी कोई जात का कोई भी सही तरीके से काम नहीं हुआ। उन्होंने हमारी अर्जी सीधी गिर सोमनाथ वापी गिर सोमनाथ में भेज दी और धमकी के फरियाद बोले वापी टाउन पुलिस स्टेशन में जाओ। ये सब तो मतलब चलते ही रहा है और 6 महीने तक कितनी या इस प्रोसेस के अंदर राष्ट्रपति महामहिम माननीय प्रधानमंत्री साहब को, माननीय गृह मंत्रालय दिल्ली में चीफ मिनिस्टर साहब को, गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब को, गुजरात के गृह मंत्री जी को, और ऐसी कोई भी संस्था नहीं है। गुजरात विजिलेंस लॉ और जो मेरे पापा के 2 अलग पैन कार्ड बने, उसके लिए हमने इनकम टैक्स ऊपर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में भी इसकी कंप्लेंट की थी और हर एक जगह पे रेवेन्यू ऑफ इंडिया में हमने इसकी कंप्लेंट की है, सारी जगह पे इसकी कंप्लेंट की है, पर कोई जात का कभी भी कोई सही कार्यवाही हुई नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन सही हुई नहीं है। आज आप सोचिए एफआईआर लिखने में अगर 6 महीने निकल जाते हैं। बाकी जिस दिन हमने डीजीपी साहब को हमने ये अर्जी दी थी, उसी दिन उसके ऊपर एफआईआर लिखी जानी चाहिए थी और उसके अंदर प्रोसेस चालू हो जानी चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन की, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारी आवाज़ दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई, हमारी अर्जियाँ सारी दबा दी गई और इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत बड़े तौर पे हुआ है, क्योंकि इतनी सारी अर्जियाँ जाती है और कोई कार्यवाही नहीं होती है। एफआईआर लिखी गई, एफआईआर के अंदर भी 2 पैराग्राफ जो उड़ा दिए गए, एफआईआर में छेड़छाड़ की गई है। अभी एफआईआर के अंदर ही अगर छेड़छाड़ होगी तो भारत देश में अपन न्याय कहाँ से लाएंगे? जो 2 फकरे उड़ाए गए, 2 उसमें पैराग्राफ उड़ाए गए, तो मतलब न्याय कहाँ से मिलेगा? अगर एफआईआर के अंदर ही छेड़छाड़ कर दी जाएगी तो एफआईआर कैसे मिले? एफआईआर के अंदर कैसे आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? मतलब तो जैसे ये 2 पैराग्राफ उड़ाए और फिर इसके अंदर चार्जशीट दाखिल ना हो, इसकी पूरी कोशिश की पुलिस ने ये भी ट्राई की कि इसके अंदर चार्जशीट दाखिल हो। इसके लिए आरोपियों को उन्होंने हाईकोर्ट भेजा। आज 5 उसके अंदर आरोपी थे, 5 में से 2 जनों ने सिर्फ स्टे लिया हुआ है, 3 जन ऐसे ही घूम रहे हैं। और हाईकोर्ट में हमने ये चीज़ के लिए डाला था, हमने भी पहले हाईकोर्ट के अंदर वहाँ पे डाला हुआ था और पिटीशन दाखिल की कि भाई एफआईआर बराबर नहीं की और एफआईआर के अंदर छेड़छाड़ है। एफआईआर के अंदर छेड़छाड़ होने के बावजूद उनको स्टे मिल रहा है और हमको जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भेजा जा रहा है। ये प्रक्रिया भी हमें कोई समझ में नहीं आई। मतलब पूरा जो तंत्र है, किस तरीके से ये पैसे वालों, गुंडे, माफियाओं और ये तंत्र के जो अधिकारी है, भ्रष्टाचारियों ने किस तरीके से इसे बिगाड़ के रखा है। आप सोचिए, अगर एफआईआर के अंदर छेड़छाड़ होगी, आरोपी पे चार्जशीट दाखिल नहीं होगी, आज आरोपी पे चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तो उसको किस तरीके से मतलब उसको सज़ा मिलेगी। और 3 पाकिस्तानी है, नागरिक है, ये देशद्रोह का भी मामला है, पर नहीं, कुछ नहीं करते। अगर यही चीज़ कोई और ने की होती जो इनके गवर्नमेंट के साथ ना हो, तो उनके ऊपर कितनी बड़ी कार्यवाही होती और किस तरीके से उनको परेशान करती। ये सोचिए, आज उन्हीं के आदमी ने, उन्हीं के
नेताओं ने ये गलत काम किया है तो उनको मस्त घूमने दे रहे हैं, जामीन पर बाहर फिर रहे हैं, कोई कुछ कानून का कोई डर नहीं है। गुंडे हमको बिंदास धमकी दे रहे हैं, पुलिस हमको परेशान कर दिए, बार बार स्टेटमेंट ले दिए, 20 बार हमारी स्टेटमेंट लिए, हमको बहुत परेशान किया ये केस के अंदर। ठीक है, पर हमने तो किया हुआ ये कि हमको हमारे साथ जो भी हुआ है हम पब्लिक के बीच में लाएंगे और पब्लिक ही इसे डिसाइड करेगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो हमने बात रखी थी कि भाई ये एफआईआर के अंदर छेड़छाड़ है, तो उसी टाइम इन्वेस्टिगेशन भी हो जानी चाहिए थी कि एफआईआर के अंदर छेड़छाड़ क्यों, ऐसा क्यों इस तरीके से हो रही है, तो नहीं हुई। मतलब ये सिस्टम पूरा आज किसी के कंट्रोल में नहीं रहा है, सब तरफ गलत हो रहा है, पूरे सिस्टम को इन लोग ने बर्बाद करके रख दिया है। ये जो पैसे वाले हैं, भू माफिया है, गुंडा है, और ये जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो इन लोग का राज चल रहा है, जिस तरीके से ये लोग पुलिस स्टेशन को बांध में लेते हैं और वो बोलते हैं वो हिसाब से हिसाब होता है, उन्होंने जिस तरीके से बोला उसी तरीके से ये केस आगे बढ़ा। एफआईआर में छेड़छाड़, चार्जशीट दाखिल ना हो, चार्जशीट दाखिल ना होने के बाद हमको पूरा प्रेशर लाया गया कि हम ये इसके अंदर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, पर हमने नहीं बोला। हमने बोला जो भी होगा हम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। पर अभी कोर्ट का भी मतलब कोई कुछ रहा ही नहीं है। मतलब एफआईआर के अंदर छेड़छाड़ है और जज को मालूम है, फिर भी अगर इन लोग को स्टे दे दिया है और हमको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बाद भेज रहे हैं। मतलब समझ लो किस तरीके से तबाही मचाई हुई। पूरा सिस्टम को सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट दोनों ने बर्बाद कर दिया है। कोई भी संस्था आज काबू में नहीं है, सारी संस्था को इन्होंने खलास कर दिया है। किसी का भी इसके अंदर कोई हैंडल नहीं है। मतलब जो पावरफुल होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो कुछ भी कर सकता है और सारी संस्थाओं को बर्बाद कर सकता है। गरीब आदमी को परेशान होना ही लिखा हुआ है, ऐसा है। और ये तो आज हमारे पास हमको तो इसके अंदर बहुत सारी परेशानी दी गई है। बावजूद हम तो हमारी पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो गलत है पूरा समाज के बीच में लाए और समाज ही डिसाइड करे कि किस तरीके से आपके चुने हुए नेता किस तरीके से गलत, जब उन लोग गलत करते हैं तभी कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जब कोई और गलत कर देता है, आज उनके आदमी है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करे। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई कदम नहीं उठा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय में हमने बहुत सारी बार अर्जियाँ की है, बहुत सारी फरियादें की है, पर इसके अंदर कोई जात का एक्शन सही से नहीं हुआ है। मतलब वहाँ से कहा हुआ है कि इसके अंदर कोई जात की इन्वेस्टिगेशन ना हो, और किसके अंदर जो भी इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के इनके जो नेता हुआ है, वो नेता इसके अंदर शामिल है। और इसके लिए तो इनको बचा रहे हैं ना। और गवर्नमेंट का मतलब बचा गया, अगर गवर्नमेंट को मालूम पड़ गया कि एफआईआर के अंदर छेड़छाड़ है, हमने लिखी हुई है, तो क्या इतनी अर्जियाँ लिखी थी तो राष्ट्रपति साहब को और प्रधानमंत्री साहब को, गृह मंत्रालय को मालूम नहीं थी कि ये अर्जियाँ आ रही है रहीम रज़ाक अली सबनानी के पास से? हमारे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स है, किस तरीके से पूरा सिस्टम को बिगाड़ा हुआ है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, राष्ट्रपति, महामाननीय राष्ट्रपति से लेके नॉर्मल स्थानिक पुलिस स्टेशन, वापी टाउन पुलिस स्टेशन और तालाला पुलिस स्टेशन के अंदर ये पूरा यहाँ पे जो है ऊपर से लेके नीचे तक किस तरीके से ये मेरे बहन मनेवी है, लैला नज़र रंगारा, नज़र मोहम्मद रंगारा, और ये जो ये पैसे वाले हैं जो इसके पीछे पड़े, और ये गुंडा है मूढ़ा सरपंच रुपये सिराज खान जी समनानी, और किस तरीके से ये उधर के जो तालाला के जो ऑथोरिटीज़ है, सारे ऑथोरिटीज़ ने इसमें गलत काम किया है। क्योंकि इसके अंदर जो 3 एफिडेविट बनी है, उसके अंदर कोई भी जात की, किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिटी के बगैर ये 3 एफिडेविट पास हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर वो तीनों तो वो सब पाकिस्तानी है, उनको यहाँ पे बताया गया है। मतलब पूरी तरीके से धांधली है, सारे बाजू भ्रष्टाचार फैला हुआ है, समाज को पूरा तरीके से इन लोग ने बर्बाद कर दिया है। और इतना कुछ होने के बावजूद, हमारी इतनी अर्जियाँ के बावजूद, कोई जात की सही कार्यवाही किसी पे भी नहीं हुई है। लोग बिंदास जामीन लेके बिंदास घूम रहे हैं, किसी को कुछ टेंशन नहीं है। बिंदास हमको धमकी दे रहे हैं कि इसके अंदर ये केस वापस ले लो, नहीं तो तुमको खलास कर देंगे, वाला फलाना डिगना, बहुत सारा चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं कि हमको मतलब मेरे और मेरी फैमिली को खलास कर दे, ताकि इन लोग ने जो पाप किए हुए, ये लोग ने जो अर्जियाँ दबाई है, ये खुले नहीं। इनका एक ही मकसद है कि ये अर्जियाँ खुले नहीं। अगर ये अर्जियाँ खुल गई, क्योंकि इन लोग ने रिपोर्ट को तो गलत किया हुआ है, और मेरे पास इसके सारे पेपर्स है, क्योंकि जो राष्ट्रपति को मैंने यहाँ से भेजा था कि भाई ये इसके अंदर जो भी हुआ है, वहाँ पे उन्होंने रिपोर्टिंग गलत की है।
18-19 अर्जी की थी, बाद में एफआईआर लिखी गई, बराबर है। तो इतनी सारी अर्जी की क्या ज़रूरत थी? जब डीजीपी साहब को मालूम पड़ गया कि ये ज़मीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसी दिन उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जानी थी, एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेशन कर देनी चाहिए थी, पर नहीं। तो 6-6 महीने तक एफआईआर नहीं गई, फिर हम इसके अंदर प्रोसेस में पड़े रहे, और बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ है। इसके अंदर मेरी बड़ी माँ जरीना कासम समनानी का मर्डर वारंट के सगे बेटे ने उनका मर्डर किया है, अमीर कासम समनानी, जो अर्जी भी दबा दी गई। मतलब आप अर्जी करो, गरीब हो, आप अर्जी करो, आपकी अर्जी पे कोई जात की कार्यवाही नहीं होगी, ये पक्की बात है। आप कुछ भी कर लो, पैसे वाले गुंडे और यही अपना सब संभाल रहे हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी पे नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है इन लोग को, तभी ये कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट के पास अर्जी अपन लिखते क्यों है? कि गवर्नमेंट को पता चले कि भाई इसके अंदर गलत है, पर गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है। गवर्नमेंट को बस ठीक है, सब चल रहा है ऐसे कि ऐसा, और अपनी अर्जियाँ है वो, उसकी कुछ कीमत नहीं है। कीमत खाली पैसे वालों की है, गुंडों की है, और जो ये पूरी मशीनरी को बिगाड़ रहे हैं, अपनी सरकारी मशीनरी को पूरे के पूरी तरह खलास कर दिया है। आप सोचिए कि कोई भी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके राष्ट्रपति साहब से माननीय प्रधानमंत्री साहब, माननीय गृह मंत्रालय, गुजरात के मुख्यमंत्री साहब, गुजरात के गृह मंत्री साहब, और डीजीपी साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब, ये सब, ये जो भी है पूरा का पूरा जो है, ये सब को मैंने अर्जियाँ, यहाँ ये अर्जी करता था, सब वहाँ से घिसके ही नीचे आती थी। तो वापी टाउन पुलिस स्टेशन में जाती थी या फिर तालाला पुलिस स्टेशन में जाती थी। तो ये सब चीज़ जानने के बावजूद क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है? और क्या है ये ज़मीन के अंदर जो इतनी सारी मशीनरी को प्रधानमंत्री साहब ने बिगाड़ा रखा है? इस ज़मीन के लिए पूरी मशीनरी को खलास कर दिया ऐसा सरकार। मतलब आपकी बात तो सुनेगी ही नहीं, उनको आपकी ज़मीन हड़पनी है तो पूरी सरकारी मशीनरी का, आपकी संपत्ति हड़पनी है अगर, तो पूरी सरकारी मशीनरी का उन लोग उपयोग करते हैं और पूरी तरीके से तबाही करते हैं। मतलब गरीब की आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, और कर भी रहे हैं, आज की तारीख में भी कर रहे हैं। पर हम आपके सामने आएंगे क्योंकि पब्लिक ही है, पब्लिक को पता चले कि कैसे गलत हो रहा है। आपकी अगर संपत्ति और आपका हक इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, एफआईआर के अंदर छेड़छाड़ हो रही है, एफआईआर के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं हो आरोपियों पे, तो मतलब आपका हक और आपकी किसी भी तरीके की कोई बात सुनी कहाँ पे भी नहीं जाएगी। पैसे वाले ही खाली राज करेंगे, गुंडे राज करेंगे, और ये जो नेता है जो इसके अंदर शामिल है, उन्होंने पूरा ये इसको तंत्र को बिगाड़ के रखा हुआ है, पूरी तरीके से तंत्र को बिगाड़ के रखा है। कैसे पूरे सिस्टम को खलास कर दिया है। मगर अगर इन लोग आपके कोई भी संपत्ति के पीछे पड़ गए तो फिर आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। ये समझिए, पब्लिक समझिए, आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। मेरे पास सारे के सारे पेपर्स है कि किस तरीके से मेरी अर्जी दबाई गई, और प्रधानमंत्री साहब को, राष्ट्रपति साहब को, मुख्यमंत्री साहब, अपने गृह मंत्री को एक नहीं अनेकों बार हमने इसकी फरियाद की, और फरियाद को दबाई गई और गलत रिपोर्टिंग की गई। इसका मतलब क्या हुआ? आप समझिए कि आपके पास अगर पैसा नहीं है और सामने वाली पार्टी के पास पैसा है तो पूरा सिस्टम को बर्बाद कर सकता है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, और सब कुछ गलत ही होगा आपके साथ। मतलब आपको आपकी संपत्ति बचानी है तो आपको सोचना पड़ेगा, पब्लिक को सोचना पड़ेगा। आप, मुझे बहुत सारे बोल रहे हैं आपकी ज़मीन है, मेरे साथ जो गलत हुआ वो आपके साथ भी हो रहा है, कहाँ ना कहाँ, और आपके साथ भी होगा। गलत केस करना, आज उन लोग खुद फंस गए इसके, मेरे पास गलत केस कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से अपने को दबाने का इन लोग कोई भी मौका और कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि ये चीज़ रुक जाए, और किस तरीके से ट्रैपिंग करते हैं, पूरे सिस्टम को बिगाड़ते हैं। आपके पीछे लगा देते थे पूरे सिस्टम को, आपकी संपत्ति हड़पने के लिए, आपका हक छीनने के लिए पूरी कोशिश और मेहनत करते हैं। तो आप समझिए, पब्लिक जब तक नहीं समझेगी कि तकलीफ़ क्या है, आपके साथ गलत हो रहा है, आप ऐसा मत बोलिए कि आपकी ज़मीन है, आप ही भारत के
भारत देश के वासी है, आपके साथ भी वही चीज़ हो सकती है। आपकी संपत्ति लूटने के लिए पूरा का पूरा तंत्र यूज़ किया जा सकता है। जब तक पब्लिक ये दिमाग में नहीं डालेगी आज जो रहीम भाई के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो सकता है, तो फिर आपने जिसको चुना हुआ है वो आपको न्याय नहीं दिलाएगा, तो फिर किस तरीके से आपकी संपत्ति बचेगी। और ये पैसे गुंडे और जो मूढ़ीवादी है ये आपके सारी संपत्ति पे सब पे कब्जा कर लेंगे, तो आप कैसे बचोगे? सोचिए, आप सोचिए, दिमाग लगाइए, ऐसा मत कीजिए। दिमाग लगाइए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो आपकी भी किधर ना किधर आपका भी केस अटका हुआ है, तो सिस्टम किसी भी तरीके से आपको मदद नहीं करता है। आपको खुद को लड़ना होगा और आपको खड़ा होना होगा। अगर आप नहीं होगे तो आपकी संपत्ति, आपका आने वाला भविष्य, आपके बच्चे सब जोखम में है। उनका कोई कुछ नहीं, मतलब उनका कुछ लाइफ नहीं है और कुछ भी नहीं है। ये बात समझिए, कृपा करके समझिए और दिमाग लगाइए कि इतनी बड़ी सिस्टम को मिसयूज़ करते हैं आपकी संपत्ति हड़पने के लिए, और जो गलत करते हैं वो बिंदास घूमते हैं, आपको धमकियाँ देते हैं, आपको सारे तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, आपके फैमिली लाइफ, और आपको किसी भी तरह से बख्शते नहीं है और पूरे तरीके से आपके ऊपर ट्रैप करते हैं। आपकी ज़मीन और आपकी संपत्ति हड़पने के लिए पूरा का पूरा सरकारी साधन यूज़ करते हैं और इसके पीछे पूरी ताकत लगा देते हैं। तो पब्लिक समझे, तकलीफ़ सबकी है, आज मेरी है कल आपकी भी है, सबकी तकलीफ़ है। ये बात समझना पब्लिक को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब बाढ़ आएगी तभी कुछ नहीं होगा। आपको पहले ही बांध बांधनी पड़ेगी, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपकी संपत्ति, आपके हक बस सुरक्षित रहे। क्योंकि जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है, मेरे पास इसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि किस तरीके से गलतियां हुई है और गलत काम किया है, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, किस तरीके से गुंडे, अमीर और ये जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं वो किस तरीके से गलत कर रहे हैं। आपके मेरे साथ गलत किया हुआ है, इसके पूरे के पूरे दस्तावेज है मेरे पास। और कैसे हाईकोर्ट में के जज को मालूम पड़ता है कि भाई एफआईआर के अंदर छेड़छाड़ है और कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और 2 जन को उनको स्टे मिल जाता है। आप सोचिए मतलब कितनी बड़ी बर्बादी है। अगर आपका कोर्ट भी बात नहीं सुनेगा तो फिर पूरा हो गया, मतलब आपका मतलब आपकी लाइफ खलास है और ये लोग आपको तबाह कर देंगे। तो मेहरबानी करके आप समझिए, सोच समझ के चलिए। आपकी संपत्ति को बचाने के लिए आप थोड़ा संघर्ष कीजिए और सोचिए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रखा है इन्होंने। और मेरा ये वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा में ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से ज़मीन हड़पने के लिए पूरा सिस्टम को बिगाड़ देते हैं लोग। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।